कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के टॉप रैंकिंग पोलित ब्यूरो सदस्य और केंद्रीय समिति के मेंबर रह चुके सोनू उर्फ वेणुगोपाल उर्फ अभय यानी कि भूपति ने 15 अक्टूबर को राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने अपने हथियार के समेत आत्मसमर्पण कर दिया। इस वक्त भूपति गढ़चिरौली पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच महफूज है, लेकिन उच्च शिक्षित रह चुके भूपति ने आखिरकार माओवाद का खूनी दामन क्यों थामा, आइए जानते हैं खुद भूपति की जुबानी। सर, बचपन कैसा रहा और क्या पृष्ठभूमि रही अपने परिवार की? हमारी परिवार तो समाज में एक मिडिल क्लास परिवार था और मेरा फादर फ्रीडम फाइटर था। कांग्रेस पार्टी में थे हमारा फादर, और हम बचपन में मिडिल क्लास के रूप में पढ़ना लिखना सब कुछ, एक ब्राह्मण फैमिली भी था, और हमारी माँ बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव थिंकिंग से रहते थे। वैसा हम गांव में एक सम्मानजनक रूप से ही हमारा परिवार थे। उस माहौल में हम एक हमारा गांव पेद्देपल्ली है, अब वो ज़िला बन गया है, ऐसा एक तहसील सेंटर था पहले, वहाँ पर हमारा एक अच्छा ही सम्मान रूप से ही हमारा ज़िंदगी चलते थे। सर, नक्सलवाद के प्रति आकर्षित होने के पीछे की वजह क्या रही, क्या सोचा था आपने? क्योंकि उस समय में तो सामाजिक शोषण बहुत रहते थे, सामंतवाद व्यवस्था, सामंतवादी प्रथा, उनसे लोगों में बहुत दहशत रहती थी। उधर तेलंगाना में तो एक लैंडलॉर्ड को दोरा कहते हैं, वो लैंडलॉर्ड्स का बहुत शोषण होता था। गांव में कोई भी हो उनके खिलाफ में, नहीं तो उनके सामने से चलना भी एक ये गलत होता था। आप जानते हैं महाराष्ट्र में एक दलितों को किस प्रकार से एक सामने एक मटका और पीछे एक झाड़ू ऐसा रहते हुए किस प्रकार अपमानजनक ज़िंदगी जीना पड़ता था, वैसा तेलंगाना में भी लगभग उसी प्रकार के ज़िंदगी रहते थे ग्रामीण इलाकों में। उस समय में उन तमाम एक जाति प्रथा और धर्म की ये है और छुआछूत और भेदभाव, इन तमाम चीज़ों से हम बहुत करीबी से देखा है। और हमारा घर में फादर भी फ्रीडम फाइटर होने के वजह से, हमारे फादर भी देश की स्वतंत्रता के लिए, देश की आज़ादी के लिए वो अपना जान कुर्बानी करके काम किए थे। वैसा हम भी एक शोषण विहीन समाज के लिए ये समाजवाद विचारधारा को अपनाने में उसका कोई, मेरे उम्र में मैं देश के लिए काम किया हूँ, आपके उम्र में आप जनता के लिए काम कर रहे करके एक घर में एक प्रतिबंधित माहौल ऐसा कुछ नहीं था। प्रोग्रेसिव अच्छा एक फ्री वातावरण, डेमोक्रेटिक वातावरण रहने से हम इस विचारधारा से जुड़कर इसमें आए हैं। मेरे छोटे भाई किशन जी के रूप में बहुत लोग जानते हैं इसमें, इसलिए वो भी पहले हमसे पहले वो प्रभावित था, उनसे मैं और ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ। सर, एक बड़ा अरसा आपने नक्सली मूवमेंट में गुजारा है, क्या वजह रही आपको लगा कि नहीं अभी आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, या फिर अब ज़रूरत आ चुकी है? क्योंकि हम बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, आप सही बताया, क्योंकि मैं एक साधारण पार्टी सदस्य के रूप में यहाँ गढ़चिरौली में आया था। पूरा यहाँ मैं जिला लेवल और बाद में राज्य लेवल और बाद में केंद्रीय स्तर में और पोलिट ब्यूरो में, यहाँ तक मेरा क्रांतिकारी प्रस्थान है। लेकिन जैसा जैसा मेरा स्तर बढ़ते गया, जैसा जैसा मैं पढ़ना और सोचना, लोगों में जाना, ये जितना ये होते गया है, वैसा मैं लोगों में हमारा पार्टी और जाने में कहाँ समस्या है और विस्तार होने में कहाँ समस्या आ रहा है, हम जैसा सोचा है वैसा हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा है। मात्र जंगल इलाकों ही हमारा पार्टी क्यों सीमित हुआ है। एक तरफ तेलंगाना में हमारा पार्टी हमारा पार्टी तेलंगाना में था, लेकिन वहाँ 2003 तक वहाँ लगभग ख़त्म हो चुका है। 2005 में आंध्र प्रदेश में ख़त्म हो चुका है, एक एक जगह में ख़त्म हो रहा है। फिर ये सब क्यों हो रहा है, एक ही जंगल इलाकों को ही सीमित हो गया, इसमें कहाँ तो भी दाल में काला है, ऐसा मैं समझ लिया हूँ। समझ कर फिर अध्ययन करते हुए
प्रैक्टिस में भी हूँ मैं, इसलिए अध्ययन को प्रैक्टिस से जोड़ते हुए देखने से हमारा गलतियाँ कुछ इस रूप में है करके मैं 3-4 प्रमुख गलतियों को पहचान लिया हूँ। और ऐसा हमारा पार्टी में भी मैं उसको रखा हूँ, कमिटीज़ में भी रखा हूँ, लेकिन लोगों को कन्विंस नहीं कर पाया हूँ। बाकी मेरा कमिटी को पूरा मैं कन्विंस नहीं कर पाया हूँ। इस वजह से एक कम्युनिस्ट पार्टी का उसूल होता है जनवादी केंद्रीयता के रूप में। जनवादी हिसाब से मैं मेरा ओपिनियंस को रखा हूँ, लेकिन केंद्रीयता का हिसाब से तमाम साथियों को कन्विंस करवा के लागू करवाने में मैं विफल हुआ हूँ। बाद में परिस्थितियाँ पूरा बदल चुका है, ऐसी आलोक में हम बाहर आना पड़ा है। इस मूवमेंट में काम करते वक्त सर किन परेशानियों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अंतर्गत कलह भी काफ़ी होते थे इस तरह के हादसे में? वास्तव में हमारा पार्टी में कोई अंतर्गत कलह नहीं थी। मुश्किलें तो एक क्रांतिकारी के लिए मुश्किलें बहुत अच्छा एक क्या बोलते हैं, एक वो हम कभी उसको मुश्किल के रूप में नहीं देखे थे, क्योंकि हर मुश्किल को हम सामना करने से ही आगे बढ़ते हैं। कांटों की रास्ता होता है, उससे हम कांटों को निकालने से ही एक अच्छा रास्ता बनता है। इसलिए मुश्किलें रहते हैं, लेकिन एक क्रांतिकारी को मुश्किलों से कोई ये नहीं होता है। सर आपकी वाइफ भी इस मूवमेंट से काफ़ी देर जुड़ी रही, लेकिन आपसे 1 साल पहले ही उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। आपको नहीं लगा कि वो गलत कर रहे हैं या फिर मुझे भी इसी रास्ते पर चलना चाहिए? गलत का बात नहीं है, क्योंकि मेरी वाइफ जो आत्मसमर्पण किया है वो लेकिन एक मजबूर स्थिति में आत्मसमर्पण किया है, क्योंकि वो ये पार्टी अच्छा नहीं है, ये जनता अच्छा नहीं है, नहीं तो ये रास्ता अच्छा नहीं है, हम गलती से इधर आए हैं, ऐसा कोई विचार नहीं था। हमारा पार्टी हेल्पलेस कंडीशंस में थी। बुज़ुर्ग लोगों को और जो लोग बीमारियों से गुजर रहे थे, ग्रस्त थे, उन लोगों को बचाने में हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। इसलिए ये ऐसा परिस्थिति में हेल्पलेस कंडीशंस में ही कैसा करेंगे, क्या करेंगे, अकेले को नहीं छोड़ सकते हैं और कुछ लोगों को साथ में रखना पड़ेगा। फिर कुछ हुए तो एक बड़े पैमाने पर अभूतपूर्व ढंग से हमले शुरू हुआ है। घेरा और विनाश करो के रूप में ये हमले चल रहा था। इस हमलों से बचाना है तो फिर आत्मसमर्पण के लिए आना ही पड़ा है। सर जब देश भर में आपकी खबरें लोग पढ़ते हैं, नक्सलवाद से जुड़ी जब खबरें पढ़ते हैं, तो उनके मन में हमेशा एक सवाल रहता है कि इतना सारा असला, इतना सारा बारूद, AK-47, AK-56 आता कहाँ से? क्या बताएंगे इसके बारे में? हमारे पास जितने हथियार आए हैं ये पूरा हम पुलिस स्टेशंस पर नहीं तो कैंप्स पर उन लोगों के लॉजिस्टिक्स को ही हम सीज करके हम हासिल किए हैं। कई जगहों से नयागढ़ में सैकड़ों की संख्या में हथियार को हम जब सीज़ किए हैं, कोरापुट में सीज़ किए हैं और अलग अलग जगहों से हम बड़े पैमाने पे हथियारों को हम हासिल किए हैं। और कुछ हथियारों को, छोटे मोटे हथियारों को 12 बोर जैसा बोलते हैं हम, वैसा हथियारों को हम जंगल में ही बना लेते हैं। सर 15 अक्टूबर को आपने समर्पण किया, CM आपके साथ में थे, कुछ बातचीत हुई क्या इस बारे में? क्योंकि वो सब टीवी पर देख रहे थे, तो क्या बताएंगे उसके बारे में? मंच पे क्या बातचीत होता है, मंच में बातचीत होने की, क्योंकि लंबे समय के बाद मैं बाहर आना और उनके सामने मेरे हथियार को देना, तो वो बहुत, मैं तो भावुक हो गया हूँ, क्योंकि इतना साल की ज़िंदगी को मैं आज व्यापक जनता में आ रहा हूँ, मेरे लिए इतना एक मंच बन गया है, इतने लोग मेरे लिए आए हैं, मैं आते ही क्लैप्स, तालियां बजाना, ये करना वो करने से मैं बहुत भावुक हो गए हैं। उस समय में CM सर ने ऐसा, क्या तबीयत ठीक है क्या, कैसा है, अच्छा है करके ऐसा पूछा है। मैं ठीक है करके मैं हंसते हुए बताया था। कितना बदलाव देख रहे हैं सर आप इस ज़िंदगी में और पहले वाली से? अब बदलाव तो देखने की है, क्योंकि अभी मेरा लीगल आइडेंटिटी अभी तैयार नहीं हुआ है, मैं अभी बाहर नहीं निकला हूँ, निकले की प्रोसेस चल रहा है, इसलिए मैं और बाद में बता सकता हूँ बाहर आने के बाद। सर जैसे ही आपने आत्मसमर्पण किया, आपके साथ में और भी 61 के करीब जो है मूवमेंट से जुड़े लोग, उन्होंने भी आत्मसमर्पण किया, क्या लगता है आगे क्या होना चाहिए?
वही हम सब सोच के ही आए हैं, क्योंकि वो रास्ता सही नहीं है। वो रास्ता मतलब वो हथियार पकड़ के हम लोगों में नहीं जा पाते हैं, लोगों में काम करने की परिस्थितियाँ नहीं हैं, इसलिए फिर हम लोगों का समस्या तो हल नहीं हुआ है। लोगों में तो समस्या है, जल जंगल ज़मीन का समस्या है और गंभीर बनते जा रहा है। इसलिए लोगों के समस्याओं पर गोल बंद करना है तो हथियार छोड़ना है। हम संविधान के साथ ही कुछ काम कर सकते हैं, सरकार के सामने जा सकते हैं, सरकार के सामने लोगों के मांगों को हम रख सकते हैं करके हम सोचे हैं। सभी साथी वैसा सोच कर ही हम एक अच्छा दस्तावेज़ तैयार करके हम कहाँ कहाँ क्या गलतियाँ किया है, ये तमाम विषयों पर बहस करके ही हम बाहर आए हैं। सर, पुलिस और नक्सलियों के बीच की रंजिश बोलो या फिर हो चुकी मुठभेड़ में कुछ मासूम लोगों की भी जाने गई है। आपको लगता है पीछे फ्लैशबैक में जाने के बाद कुछ गलती हुई है या फिर उसे हमने स्वीकार करना चाहिए इस तरह का? तो वो वर्ग संघर्ष में होता है, क्योंकि वर्ग संघर्ष में पुलिसों के साथ झड़प होते हैं, मुठभेड़ होते हैं, तो पुलिस की तरफ भी नुकसान होता है, इधर भी नुकसान होता है। वो वर्ग संघर्ष का स्वभाव वही है, वो स्वभाव कोई ये नहीं कर सकते हैं नहीं, इसलिए वो रास्ता हम आगे भी नहीं बढ़ा सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं, वो रास्ते पे करके ही हम बाहर आए हैं। सर, आपके समर्पण के बाद में मूवमेंट में किस तरह की अफरा तफरी हुई, क्या अफरा तफरी नहीं दिखा? मतलब वो वहाँ के लोग कितने नाखुश है या फिर क्या देखे उन्होंने? लोग, क्योंकि हम बहुत लंबे समय से लगभग 1-1.5 साल से लोगों में जाना ही बंद हो गया है, क्योंकि इतना पुलिस कैंप्स आ गया है। बहुत सारे 2-4 किलोमीटर में एक पुलिस कैंप है और गांव में बाकी हमारा इंफॉर्मेशन जाने की सोर्सेस बहुत बढ़ गया है। एक आत्महत्या सदृश के रूप में ही बन गया है, लोगों में सुसाइडल बन गया है। लोगों से मिलना भी, हर आदमी वैसा नहीं है, लेकिन एक बंदा, एक भी आदमी वैसा पुलिस की खबरी रहने से हमारा जान की खतरा होता है। इसलिए हम लोगों से कट चुका है, लोगों में गया भी नहीं। इसलिए बातें सुनते थे, क्योंकि दादा लोग अब जा रहे, फिर हमारा ज़िंदगी क्या होगा। दादा लोग आने के बाद हमारे लिए तो बहुत अच्छा हुआ है, हमारे लिए जंगल पर कुछ ना कुछ हमारे लिए अधिकार मिला है, हम ग्राम सभा बनाए हैं, हमारे लिए कुछ जो ये ज़मीन मिला है, पट्टे मिले हैं, सब कुछ हुआ है। दादा लोग रहने से एक हिम्मत रहती थी, एक भरोसा रहती थी। कम से कम घर में थोड़ा बीमार पड़ने से भी हाँ दादा लोग आने से दवाई देते हैं। घर में कोई पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुए तो भी दादा लोग आने से, दल आने से हम बता सकते हैं करके सभी को एक भरोसा थी। लेकिन आज जो हम बाहर आने के बाद वो लोग एक हताश टाइप में होने की संभावना बहुत है। सर, इस मूवमेंट से जो लोग जुड़े हुए या फिर लोग जुड़ना चाहते हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कृपया मेरा संदेश ये है कि आप लोग जनता के बीच में रहिए, जनता से मिलजुल के रहिए, जनता के समस्याओं को पहचान लीजिए और अध्ययन कीजिए, हमारे गलतियों से सीख लीजिए, क्योंकि हम लंबे समय क्रांतिकारी ज़िंदगी बिताने के बाद बाहर क्यों आया है, ये हर एक साथी सोचने की विषय है। इसलिए हमारा से जुड़ना है, हमारा से ये करना वो करना करके एक रोमांटिसिज्म में जाने की ज़रूरत नहीं है कोई भी। इसलिए पहले अध्ययन करना है, समस्याओं को हम देखना है और हमारे गलतियों से सबक लेना है। पुलिस की कार्रवाई और सरकारी नीतियों के खिलाफ जाकर भूपति ने माओवाद का खूनी रास्ता अपनाया था, लेकिन पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर उन्होंने मुख्य धारा में आने का फैसला ले लिया है। आज खुद भूपति भी मानते हैं कि संविधान और इंसानियत की राह पर चलकर ही इस देश की उन्नति को साधा जा सकता है। कैमरामैन सचिन के साथ सनी भूंगाड़े, गढ़चिरौली। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ?
वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काड़े आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kadepailshhospital.com।